बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूं मेहरीन सब्तैन। नाज़रीन, पाकिस्तान के हर महाज पर कामयाबी हम देख रहे हैं, सिफारती महाज हो, जंगी महाज हो। हम फ़िज़ाई महाज की अगर बात करते हैं तो हमने 2 तैयारे उनके मार गिराए सारी दुनिया के सामने। हमने अभिनंदन को वापस भेजा, वो सिफारती महाज भी सबके सामने है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं समंदरी महाज की, तो हमने देखा कि आबदोज़ को हमने डिटेक्ट भी कर लिया, निशाने पर भी रख लिया। निशाने पर रख कर भी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, रियासत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, उसको सामने रखते हुए निशाना नहीं लिया गया। तो एक और कामयाबी हमारी, ये जानते हुए कि मिसाइल के हमले करने की एक नीयत थी भारत की और उसको नाकाम बनाया हमारी इंटेलिजेंस के महाज पर, ये एक और हमारी बड़ी कामयाबी। ये तमाम कामयाबियां सामने रखते हुए आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या वजूहात है माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान की ये तमाम कामयाबियां और भारत की नाकामियों की वजूहात क्या है, उन पर ज़रा जिक्र करेंगे, उनको ज़रा सामने लेकर आएंगे। साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या ख़तरा भी बाकी है, तो कहाँ कहाँ किन किन महाज पर हमें अभी और चौकस रहने की ज़रूरत है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करते हैं। फिर बात करेंगे कि जमात दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन को जो बैन कर दिया गया, 44 के करीब अफराद जो ज़ेर हिरासत है, जैश मोहम्मद के बानी के बेटे और उनके रिश्तेदार जो है वो ज़ेर हिरासत है। एक डोज़ियर जो भारत की तरफ से भेजा गया, उसके बाद जब ये कार्रवाई हो रही है तो जो बातें की जा रही हैं कि क्या ये उसकी वजह से कोई दबाव है, तो फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए, जैसे कि ISPR का बयान भी आया कि 2014 से ये सब कुछ नेशनल एक्शन प्लान के तहत भी ये सब कुछ ज़ेर बहस था। ये प्लानिंग जो है दिसंबर 2018 में फर्दर हो चुकी थी इन इदारों के हवाले से, और तब जब 2014 की बात करते हैं तो ना FATF था, ना उस वक्त कोई इस तरह का पुलवामा का वाक़या था। उसके बावजूद ये सब कुछ अंडर प्लानिंग था। इस सब पर हम बात करेंगे कि करंट सिनारियो में ये सब कुछ होना कितना एक मानी रखता है। टाइमिंग्स पर भी जो गुफ्तगू की जा रही है कुछ, उसका भी हम जवाब देंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे आखिर में हम बात करेंगे इमरान हुकूमत की एक कामयाबी जिसका इस वक्त चर्चा खूब हो रहा है, बहुत तारीफ़ की जा रही है, काबिल सताइश अमल है। अपोजिशन हुकूमत एक बार फिर एक पेज पर नजर आई इस हवाले से, और इसके नतीजे में फ़याज़ुल हसन चौहान को जो अपनी वजारत से हाथ धोना पड़ा, तो ये बता दिया गया कि पाकिस्तान में सबके हकूक जो है वो बराबर है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने एक दफ़ा कहा था कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में कोई हिंदू हिंदू नहीं और कोई मुसलमान मुसलमान नहीं रहेगा, मज़हब की बुनियाद पर नहीं, रियासती अमूर के हिसाब से। और वो सब कुछ हम अब इस वक्त होते हुए देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वही कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान होगा, बनने जा रहा है इंशाअल्लाह। हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ उमर चीमा मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शाइस्ता परवेज़ हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। राव खालिद हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी, और कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद, दिफाई तज्ज़ियाकार। राव खालिद साहब, आपसे ज़रा आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं एक इंडियन चैनल पे सुन रही थी, उनके जो एंकर थे वो बड़े ज़ोरों शोर के साथ ये गुफ्तगू कर रहे थे कि चले मान लेते हैं पाकिस्तान ने आबदोज़ को टारगेट कर लिया होगा, चले मान लेते हैं पकड़ ही लिया था, देख ही लिया था, लेकिन हम ये कैसे मान ले कि पाकिस्तान ने निशाना नहीं लिया। तो उस वक्त मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा आपको नहीं पता कि हमने अभिनंदन को भी पकड़ लिया था, वो हमारे निशाने पर भी था, हमने उसको आज़ा के साथ लौटाया, पाकिस्तानी कपड़ों में हमने उसको मलबूस लौटाया। क्या कहेंगे आप? जी देखें, बुनियादी बात यह है कि पाकिस्तान का हमें जो असूली मौक़िफ़ हमने अपनाया हुआ है पहले दिन से, वो है शिमला मुआहदे से अब शुरू हो जाए कि बातचीत से हम मामलात को हल करना चाहते हैं, हम अमन के साथ रहना चाहते हैं। और अमन की डिमांड हम क्यों करते हैं, हम पीस की डिमांड इस खित्ते में क्यों करते हैं? 2 अरब के करीब पॉपुलेशन इस खित्ते में रहती है, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं 2, और उनके दरमियान एक 70 साल का तवील झगड़ा चल रहा है। उसको हम अगर हीट अप करते हैं, अगर हम लड़ाई की तरफ लेके जाते हैं, तो 2 अरब लोगों का बहुत ज़्यादा नहीं तो शॉर्टर पीरियड के लिए भी देखें तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और ना अमन ना होने की वजह से जो नुकसान हो चुका है 70 साल में, उसकी कंपनसेशन कोई नहीं है। तालीम के मैदान में हो, सेहत के मैदान में हो, तरक्की, इंसानी तरक्की के हवाले से बात हो, मुआशी तरक्की के हवाले से बात हो, इंटरनेशनल अक़वाम के साथ खड़ा होने की बात हो, हम थर्ड वर्ल्ड क्यों रह गए हैं? बुनियादी वजह यही है कि हमारे यहाँ जो लीडरशिप थी उन्होंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की इस खित्ते में किस किस्म की सूरत हाल जो है वो हमारे लिए बेहतर हो सकती है। तो हम उसी अमन के प्रचारक हैं बुनियादी तौर पे। बार बार हम कह रहे हैं अमन की बात कर रहे हैं, बैठें बात करें, वो तो बात करने को तैयार नहीं है।
तो ये बुनियादी फलसफा है इसके पीछे कि पहले दिन भी हम, जिस दिन बालाकोट का इंसिडेंट हुआ है उस दिन भी हम कर सकते थे ये सारा कुछ, हमने नहीं किया, हमने रिस्ट्रेंट शो की। आज भी हमने यही किया है कि हमने रिस्ट्रेंट शो की है सिर्फ ये बताने के लिए कि हम नहीं चाहते, इस खित्ते में खराबी नहीं चाहते, इस खित्ते में गड़बड़ नहीं चाहते, लड़ाई नहीं चाहते। 17 साल हम अभी लड़ रहे हैं। उससे पहले अगर आप रशिया के टाइम पे चले, जब रशिया ने इन्वेजन किया उस दौर में भी पाकिस्तान धमाकों को भुगत चुका है, उस दौर में भी एक लंबी लड़ाई लड़ चुका है। अब 17 साल से मुसलसल हम लड़ रहे हैं, 70,000 हम अपने लोगों को शहीद करवा चुके हैं। और उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट है ओवरऑल वो कितना बड़ा है, वो इकॉनमी की सूरत में 100 बिलियन 120 बिलियन से ज्यादा बनता है। उसके बाद ताने भी हमें सुनने पड़ते हैं, बुरा भी हम बनते हैं। तो हम नहीं चाहते कि इस किस्म की कोई सूरत हाल हो, किसी और मुल्क के बारे में इस किस्म की कोई कशीदगी पैदा हो, कोई सूरत हाल पैदा हो। जहां तक बात है जंग लड़ने की, तो जंगें जो है ना वो साइज से और असले से नहीं लड़ी जाती, जंगें जज्बे से लड़ी जाती हैं। दुनिया की तारीख भरी पड़ी है, जितना मर्जी बेहतरीन अगर जज्बा नहीं है और कोई इससे कब, जब अभी आप बात कर रहे थे कि हम कंसिस्टेंसी के साथ हम अमन का पैगाम दिया जा रहे हैं, उमर चीमा साहब, कंसिस्टेंसी हमारी तरफ से भी है, कंसिस्टेंसी उनकी तरफ से भी है। मुसलसल हमारे हर अच्छे पैगाम का जवाब वहां से नेगेटिवली आ रहा है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा मैरीन, और ख़ास तौर पे पिछले चंद हफ्तों से जो है जो एक जंगी जनून का मुजाहरा किया जा रहा है हिंदुस्तान की जानिब से, सबको पता है, आज पूरी दुनिया इस चीज़ को जान गई है कि इसके पीछे क्या मकासद और क्या महरक़ात क्या हैं। और जैसे कि रौ साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान ने बारहा जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अमन, बारहा ये मैसेज दिया कि हम अमन पसंदी चाहते हैं इस पूरे खित्ते के अमन के लिए। हम नहीं चाहते किसी किस्म का भी कोई एग्रेशन नहीं चाहते, ना ही कोई रिटेलिएशन, लेकिन हमने डेफिनेटली हमारी अफवाज पाकिस्तान ने अपनी भरपूर सलाहियत का मुजाहरा किया। जिस तरह पहले आर्मी एयरफोर्स ने, आज आपने देखा कि पाकिस्तान नेवी ने भी भरपूर तरीके से अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया। सो इसके बाद जो अभी जो मुसलसल जो एक कैंपेन जो प्रोपेगेंडा चल रहा था उस महाज के ऊपर भी, दफाई महाज के ऊपर भी, और इसी तरीके से जिस तरह भी OIC का एलामिया आया, तो उसके बाद जो है हिंदुस्तान को सफारती सतह के ऊपर भी जो है बुरी तरह से नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन क्योंकि सारे इस सारी जो हाइप अप, जो एस्केलेशन जो की गई है, इसके पीछे मकसद जो है पॉलिटिकल गेन्स हैं। और इवन हिंदुस्तान के अंदर अब काफ़ी इस पे बड़े ज़ोर से इस पे बात हो रही है, सवालात हो रहे हैं मोदी हुकूमत से, और उनका प्रोपेगेंडा जो जाल उन्होंने हमारे लिए बुना था उसमें खुद ही फंस गए, और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से बुरी तरह से वो एक्सपोज हुए हैं। क्योंकि अब इसके साथ साथ वो डोमेस्टिकली जो पिछले कई सालों से थ्रू मीडिया, थ्रू डिफरेंट डिप्लोमेटिक चैनल, वो एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे थे कि शायद वो कोई रीजनल सुपर पावर की हैसियत अख्तियार करने जा रहे हैं। लेकिन जिस अंदाज में उनको एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया पाकिस्तान की जानिब से, जिस तरह से उमर चीमा साहब उनका फूटा है, वो भी भरम जो है, वो प्रोपेगेंडा भी भांडा टूटा। शाइस्ता साहिबा, मैं आपकी तरफ आती हूँ। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ देर कबल ISPR के जो बयान भी अभी जारी हो रहे हैं, उनके मुताबिक, जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि 2014 से ये सब चीज़ें पाइपलाइन में थी। 2016 में हमने देखा, हमने नेशनल एक्शन प्लान देखा, फिर नेशनल एक्शन प्लान के फेलियर की बातें भी सामने आती हैं, और उसकी जो बड़ी वजूहात सामने आती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस ना होना, एक पेज पर ना होना, वो भी एक बड़ी वजह रही। शायद वो तमाम हम एक्शंस पहले ले लेते तो ना हम ग्रे लिस्ट में होते, ना शायद वजह लोगों को या बैनुल अक़वामी बरादरी को मिलती हम पर इस तरह से उंगलियां उठाने की। आप नहीं समझती कि पॉलिटिकल पार्टीज की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और वो क्या अब पूरी कर पाएंगे जो तब ना कर पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू महरीन। मैं 1 मिनट लूँगी। सबसे पहले तो मैं जी कंडेम करना चाहती हूँ उस रवैये को हुकूमत के जो इस वक्त उनका है मियाँ नवाज शरीफ हमारे कायद के साथ, उस शख्स के साथ जिसने न्यूक्लियर डिटरेंस दी पाकिस्तान को, जिसने आग और अंधेरों से निकाला पाकिस्तान को। उसका बुनियादी हक है इलाज की सहूलत का, वो उसको प्रोवाइड नहीं की जा रही। उसको मैं कंडेम करना चाहती हूँ। और उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ कि देखें, फेलियर ये नहीं है।
हमने मिल के 2013 में भी, उससे पहले भी सबको ऑन बोर्ड लेकर एक फैसला किया था, और उससे पहले पीपल्स पार्टी ने सवात ऑपरेशन किया था, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। फिर नॉर्थ वजीरिस्तान का हुआ, फिर ज़रबे अज़ब हुई, ये दूसरा ये हुआ, वो जो हुआ है, तो उसके बाद फेलियर तो नहीं, और सिम्स की वेरिफिकेशंस हुई, मदरसों की रजिस्ट्रेशन हुई, आइडेंटिटी कार्ड्स की हुई, और बहुत से लाउड स्पीकर्स की बहुत सी चीज़ें आईं, और ये सब चीज़ें भी पाइपलाइन में हैं। लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगी कि देखिए, पॉलिटिकल विल भी है, थी उस वक्त, और करना चाहते थे, लेकिन आज जो एडवांटेज मौजूदा हुकूमत को है वो ये है कि उनके साथ मौजूदा ऑपोजिशन फुल फोर्स के साथ उनकी बैक पे खड़ी है, और हम फुल सपोर्ट करना चाहते हैं। हम वो बात नहीं रिपीट करना चाहते जो हमारे साथ माजी में हुआ, कि किस तरह एक कहा गया कि सपोर्ट करेंगे, और फिर आपके इल्म में भी है कि क्या हुआ, यहाँ फैजाबाद का धरना हुआ, उसमें मौजूदा हुकूमत के लोग जाकर बैठ के उनको सपोर्ट करते रहे। तो देखें, आगे अगर कौम ने बढ़ना है और कुछ हासिल करना है तो उसके लिए एक पेज पे आना बहुत ज़रूरी होगा। वो इस वक्त तमाम हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर हैं, और जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक़ है, महरीन, मैं आपको बता दूं कि उनको मुंह की खानी पड़ी है। हमारी अफवाज ने जिस तरह का रिटेलिएट किया है और जिस तरह एग्रेसर का मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो, और हमारे जो, मैं कहती हूँ कि उनका अगर जिक्र ना करें और उनको सल्यूट ना करें सिद्दीकी साहब को, तो वो भी, एहसन सिद्दीकी साहब को, नुमान साहब को, तो वो भी ज्यादती होगी। तो ये पॉसिबली इसलिए हुआ है कि तमाम ऑपोजिशन हुकूमत की बैक पे खड़ी है, और ये इंशाल्लाह हम इस पे खड़े रहेंगे जब तक ये तो क्रेडिट है। अगर अनलाइक हम अगर भारत देखते हैं, हमारे यहाँ पे जब भी ऐसा कोई वाकया होता है, चाहे नेशनल एक्शन प्लान के वक्त भी हमने देखा था, ऑपोजिशन सारी मुत्तहिद ही खड़ी थी, और डेफिनेट अब इस टाइम भी कौमी और मुल्की मुफाद में ऑपोजिशन को हमने यकजान ही देखा है। दैट इज वेरी गुड, एक अच्छा जेस्चर है, आपके टाइम में भी हुआ और इस टाइम में भी हो रहा है, एंड प्रूव्स फ्रूटफुल। जी, तो उसी का फिर नतीजा है ना कि आज दुश्मन को मुंह की खानी पड़ रही है। अगर हम एक पेज पे हैं तो उसका ही ये नतीजा है ना। तो ये गुडविल जेस्चर जो आपस में है, हमें जब अगर पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की बका या उसके ऊपर एक आंच भी आएगी, वो किसी सूरत किसी पाकिस्तानी को मंजूर नहीं है। उस पे हम सब सीसा पिलाई दीवार की तरह अपनी अफवाज के पीछे खड़े हैं। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी हमें ब्रिगेडियर साहब ने भी ज्वाइन किया है, साद मोहम्मद हमारे साथ हैं, दिफाई तज्जियाकार है। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया, आप थोड़ा सा लेट हो गए। मैं ज़रा चाह रही थी कि ज़रा सबसे पहले तो हम आपसे ये सवाल करते कि इस वक्त जो समंदरी महाज पे हम देखें, बहरी महाज पे देखें, फ़िज़ाई महाज पे देखें, इंटेलिजेंस हमारी देखें, हर जगह इस वक्त शाबाश है पाकिस्तान की। और फिर एट द सेम टाइम अब हम जो भारत की खामियाँ जो सामने खुलकर आने शुरू हो गई हैं, स्पेशली जब वो कहते हैं कि इतनी बड़ी फ़ौज है पाकिस्तान के मुकाबले में, लेकिन काबिलियत तो भारत फिर कहाँ है इसकी? वो क्यों बार बार जो है हर मैदान में शिकस्त खा रही है पाकिस्तान से? देखिए, उन्होंने जो हिंदुस्तान है उसने सन 71 की जो जंग थी, ख़ुसूसन जो मशरक़ी पाकिस्तान में जंग थी, उसे बहुत ही गलत उन्होंने सबक हासिल किए। वहाँ पर आप दुनिया की कोई फौज भी डाल देते, वो इस तरह नहीं लड़ सकती थी जिस तरह पाकिस्तान फौज ने उधर 22 नवंबर से लेकर तो 16 दिसंबर तक जिस तरह उस इलाके का दिफा किया, जिन नाबसाइब हालात में किया। तो उससे हिंदुस्तान ये समझने लगा कि ये तो बिल्कुल एक केक वॉक है। आप जब भी पाकिस्तान को चाहें तो समंदर की तरफ से आ जाएं, हवा की तरफ से आ जाएं, ज़मीन की तरफ से आ जाएं, तो पाकिस्तान जो है उसको हम उसी तरह जो है उसको साथ डील कर सकते हैं जैसे उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में किया था। अभी हालात मुख्तलिफ हैं इधर। हिंदुस्तान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि पाकिस्तान को इस तरह नीचे दिखाए उसकी, और पाकिस्तान जो है हर लिहाज से, अगर आप जो है कन्वेंशनल देखें या ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर आप जाते हैं, न्यूक्लियर जो पाकिस्तान की जो है रिस्पांस कैपेबिलिटी है, किसी सतह के ऊपर भी पाकिस्तान को कमज़ोर नहीं पाएंगे। और ये उनकी खाम ख्याली है कि अगर वो समझते हैं कि जो अपनी बालादस्ती जो वो कायम करना चाहते हैं इस पूरे खित्ते में, वो उनको कामयाबी मिलेगी। हाँ, ये बिल्कुल है कि बाकी मुल्कों ने सर तस्लीम खम किया हुआ है, बल्कि साउथ एशिया में जितने भी हैं, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है
जो उनकी बालादस्ती के सामने खड़ा हुआ है। और जो मैं लोगों को बार बार बताता हूं कि कश्मीर का मसला अगर हल भी हो गया, हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते हैं, कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं हो सकती है जब तक हिंदुस्तान अपनी बालादस्ती का जो उसका एक हेजमनी, रीजनल हेजमनी का जो उसका एक डिज़ाइन है, जब तक वो उसको तर्क ना करे। तो बिल्कुल पाकिस्तान की जो अफवाज है मेरे ख्याल में हर वक्त तैयार है। और आपने समुद्र पे देख लिया था, मुझे खदशा था कि समुद्र की तरफ से वो कोशिश कर सकते हैं, और वो पाकिस्तान ने उसको बेनकाब कर दिया और उसको वापस जाने पे मजबूर कर दिया। पाकिस्तान उसको हिट कर सकता था, उसमें कोई मसला नहीं था। अच्छा, लेकिन पांचवा बड़ा मुल्क अपनी फौज पे खर्च करने के हवाले से भी जदीद हथियार भी ऐसा नहीं है कि उनके पास नहीं है, बल्कि अब तादाद तो और बढ़ गई है अमेरिका से जो उनकी बाइंग है हथियारों और असलहे के हवाले से। उसके बावजूद जो है उनका जो फेलियर इस वक्त सामने आ रहा है, तो दैट शोज कि सबसे बड़ी खामी तो उनकी महारत में है ना, उनकी काबिलियत ही नहीं है। पाकिस्तान की फौज जिस तरह से सरगर्म रही है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो गया, ज़रबे अज़्ब हो गया, वज़ीरिस्तान आपका सवात ऑपरेशन, ये सब कुछ, उसके बाद पाकिस्तान की फौज तो बड़ी ट्रेंड है। ये मिस कैलकुलेशन उनसे क्यों? देखिए, मैंने बताया था ना कि उन्होंने वो जो है ना, वो समझते हैं कि अगर मेरे पास गन्स की तादाद ज्यादा है तो मैं बड़ा हूं, मेरे पास अगर नफरी ज्यादा है तो मैं बड़ा हूं, मेरे पास जहाज ज्यादा है तो वो बड़े हैं। ऐसे लड़ाई में सिर्फ ये चीजें नहीं होती कि लीथल फोर्स जिसके पास ज्यादा है वो जीत जाता है। लड़ाई में बहुत और इंटेंजिबल्स होते हैं जो सामने आ जाते हैं। आपकी ट्रेनिंग कैसी है, आपकी मोटिवेशन कैसे है, आपका कॉज क्या है। तो हमारा मतलब है कि जो इस वक्त कॉज है, जो हमारी मोटिवेशन है, वो उनसे सुपीरियर है। और वो ये है कि आप दिफा कर रहे हैं अपने मुल्क के ऊपर, आपके ऊपर जारहीत की जा रही है, ठीक है, उसका कोई जवाब नहीं बनता है। जो हमले वो हमारे ऊपर कर रहा है या वो जो हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, उसका कोई जवाब नहीं बनता है। तो वो अपनी ट्रुप्स को क्या मोटिवेट करेगा कि वो करे। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान फौज अभी नहीं, पाकिस्तान फौज अगर आप सन 65 में भी देख लें, 71 में भी, उसमें हमसे गलतियां हुई होंगी, मैं उसको मानता हूं, लेकिन जो पाकिस्तानी सोल्जर और यंग ऑफिसर की जो सुपीरियरिटी थी उस वक्त भी, वो बहुत ही मतलब काबिल सताइश थी। पाकिस्तान आर्मी शुरू से बड़ी, बल्कि आर्म फोर्सेस शुरू से बहुत प्रोफेशनल रही हैं और बहुत इनकी अच्छी लीडरशिप रही है। तो ये जो है हिंदुस्तान को जो है, ये अगर ये सोच रहा है, उसकी खामख्याली है बिल्कुल, कि अगर वो सोच रहा है कि वो इस खत्ते में जो है वो पाकिस्तान को दबा देगा और इस पूरे खत्ते को अपना एक जो है सैटेलाइट बनाएगा, ये उसकी खामख्याली है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने ब्रिगेडियर साहब। हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो गैर रियासती अनासर है उनको ना सपोर्ट करने के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, फैसला था, उसी की एक्सटेंशन अब इस वक्त हमें जो देखने में आ रही है, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ये जो फैसला किया गया था कि पाकिस्तान की ज़मीन को किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, आज उसके ऊपर मज़ीद अमल दरामद हमें होता दिखाई दिया। हमने देखा कि जमात उद-दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन जो उसे बैन कर दिया गया। हमने ये भी देखा कि 44 के करीब अफराद जो है उन्हें हिरासत में लिया गया। जैश मोहम्मद के बानी जो हैं उनके बेटे और उनके एक रिश्तेदार को भी हिरासत में ले लिया गया। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो ये बातें भी सामने आने शुरू हो गई, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद कोई दबाव है पाकिस्तान के ऊपर जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। फिर ये भी कहा जाने लगा कि चूंकि हम FATF से बाहर आना चाहते हैं, ग्रे लिस्ट से बाहर आना चाहते हैं माजरत के साथ, तो उसकी वजह से भी शायद ये तमाम तर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। लेकिन हम ये भी याद दिलाते चले, जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि 2014 में कोई पुलवामा नहीं था, 2014 में कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं थी जिसके बावजूद ये स्टेप्स उस वक्त इनिशिएट किए गए थे। 2016 भी हमारे सामने है, नेशनल एक्शन प्लान भी हमारे सामने है, और अभी उसी की एक्सटेंशन है। गैर रियासती अनासर को सपोर्ट ना देने की एक्सटेंशन है। दिसंबर 2018 में ये फैसला किया गया था। जनवरी में इन बैंड आउटफिट्स के हवाले से भी फैसला कर लिया गया था। इससे पहले भी हम ये देखते रहे हैं कि जब भी ऐसे वाकयात होते रहे तो इस तरह की जो भी तंजीमें होती थी या अस्करी तंजीमें होती थी उन्हें बैन कर दिया जाता था। ब्रिगेडियर साहब, हाउ वुड इट बी डिफरेंट दिस टाइम, और कैसे ये पहले से ज्यादा मौसर इफेक्टिव होगा? आई होप इट इज़ डिफरेंट दिस टाइम। देखिए, ये डोसेर या बैरूनी दबाव को आप किनारे पे रखें। आप ये देखें कि जितनी भी तंजीमें हैं, इंतहा पसंद तंजीमें जो हैं,
ये सारे पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं पहुंचाया था। और जो हमने 80 की दहाई में जो अफगानिस्तान की जंग लड़ी थी, उसके बाद हमने कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। एक होता है प्रोग्राम DDR का, जिस तरह की इंसर्जेंसी अगर आप चला रहे हैं या इसका एक पॉलिसी होती है, तो उसका एक DDR प्रोग्राम होता है जिसमें आप डिसआर्म करते हैं, डीमोबिलाइज करते हैं और रीइंटीग्रेट सोसाइटी में करते हैं। क्योंकि जो आदमी 10-12 साल से लड़ा है, उसके पास तो और कोई हुनर नहीं है और कोई उसका काम नहीं है, लड़ाई सिर्फ वो जानता है, बॉम्ब बनाना जानता है, फायरिंग करना जानता है, तो उसको आपने रीइंटीग्रेट करना है सोसाइटी में। वो प्रोग्राम हमने नहीं बनाया। ना उन हुकूमतों में बसीरत थी, ना उनमें ये अज़म था कि इस किस्म के जो ये मॉन्स्टर्स थे, इनको किस तरह कन्फ्रंट किया जाए। तो वो हम वक्ती तौर पे, जब हमारे पे फिशार आता था तो वक्ती तौर पे हम कुछ ना कुछ इधर उधर कर लेते थे और उन्हें रिलीज भी कर दिया जाता था, स्क्वायर वन होते थे। बिल्कुल, मतलब है वो कोर्ट्स में मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर में पकड़ लेते थे, महीना 2 महीने अंदर गुजारते थे, कोई तंजीम के ऊपर पाबंदी लगा लेते, वो नाम चेंज कर लेते थे, फिर दोबारा सामने आ जाते थे। मेरे ख्याल में अभी अक्रॉस दी पॉलिटिकल जो है डिवाइड एंड द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, मेरे ख्याल में सब कम से कम इस पे तो राजी हैं कि और एक पेज पे हैं यानी कि इस वक्त रियासत का, इस वक्त हुकूमत और फौज का एक पेज पे होना बड़ा मुफीद साबित हो सकता है। इससे मुझे है एट फेस वैल्यू मुझे तो ऐसे लगता है। ठीक है, लेकिन अभी मतलब है कि हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या इकदाम करते हैं कि इस किस्म के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन। मैं ये नहीं कहता हूं कि इनको आपने एकदम कन्फ्रंट करना है, सबको गोली मार देनी है और सबको अंदर कर देना है। देखें, इनमें तकरीबन 70-80% लोग वो होते हैं जिनका मतलब कोई इतने वो खास मोटिवेटेड नहीं होते हैं, या तो रोजगार के लिए उधर चले जाते हैं, या कोई उन्होंने किसी सुना होता है उसके लिए चले जाते हैं, या कोई पीर प्रेशर होता है उससे चले जाते हैं। मदारिस को भी तो अपनी तहवील में ले लिया गया है ना? उनको किस तरह वापस सोसाइटी में लेके आना। हाँ, इसमें से ऐसे ग्रुप होगा जो इनकरेजेबल होगा, दैट हैज टू बी वाइप्ड आउट। लेकिन इसका एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम हमें बनाना पड़ेगा और उस पर अमल करवाना पड़ेगा। शाइस्ता साहिबा, व्हाट वुड यू से, क्योंकि पीपल्स पार्टी के दौर में भी ये तमाम तर एक्टिविटीज़ हमने देखा कि रही, बैन किया जाता था, फिर दोबारा वही जिस तरह कहते हैं कि दूसरे नामों के साथ सामने आ जाती थी, या फिर हमें ज़की रहमान वगैरह का भी याद है कि किस तरह से ज़मानत पर वो रिहा हो गए, या जो भी जिस तरह भी मामला रहे, जब कोई बड़ा इंसिडेंट होता था। अब आपको लग रहा है कि इस हुकूमत में, जहाँ पे न सिर्फ हुकूमत और फौज एक पेज पे, ऑपोजिशन भी एक पेज पर है इस मामले पर, वुड इट बी दैट इफेक्टिव? देखें, जैसे अभी आपने डिस्कशन में देखा और मेरे दोनों भाइयों ने ये बात की कि ये फेज आउट करना पड़ेगा। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें हमें धकेला गया था और हम पे मुसल्लत हुई है ये जंग, और इससे हमने कितना नुकसान उठाया और कितने हमने जाने गंवाई इस इशू में। उसमें तो सारी दुनिया को ये बावर करवाना भी हमारा बनता है कि हमने इसमें कितना नुकसान उठाया है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि देखें, हमें अभी भी जो कदम उठाना है वो बिल्कुल ठोस शवाहिद के साथ और एक स्ट्रॉन्ग विल के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि ये लोग, इनके केसेस जब कोर्ट्स में जाते हैं, ये कोर्ट्स में चले जाते हैं, फिर ये इनकी जब सुनवाई वहाँ होती है तो वहाँ से इनको क्लीन चिट मिल जाती है और ये मतलब दे आर देयर अगेन। तो हमें इसके लिए जो है सोच समझ के और देख के इनको हमें प्रूफ्स भी देने पड़ेंगे, बिकॉज देखें यहाँ पे एक फ्री कोर्ट्स भी हैं जो फ्री हैं, और उनके भी सामने जब ये आते हैं तो आपके सामने जो पास्ट में होता रहा है, तो ये मिलजुल कर एक कंप्लीट किस्म का एक प्लान बनाना पड़ेगा। और वही जैसा अभी मेरे भाई कह रहे थे कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ये काम होगा। ये एक ऐसा नहीं होगा कि आज गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम जिन सारी कलदम तंजीमों पे बैन करते हैं, दे विल नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट, इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। हमें बहुत केयरफुली और समझदारी के साथ सबको ऑन बोर्ड लेकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये हम किसी के दबाव में आके नहीं कर रहे। इसमें हमारा अपना कौमी मुफाद भी है, इसमें हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी है। जितनी सफरिंग और जितने नुकसान हमने उठाए हैं वो दुनिया में कभी किसी ने वॉर अगेंस्ट टेरर में नहीं उठाए, और हमने कामयाबी भी अपनी पाक फौज की वजह से हासिल की है। उसमें उन्होंने भी बेइंतहा कुर्बानियां दी हैं, तो हमें ये भी देखना है कि हमारी वो कुर्बानियां रायगा ना जाएं। और जो नेशनल एक्शन प्लान में जहां हम सब ने, हमने एस PMLN ने भी बहुत काम किया है, उसमें आगे बढ़े हैं, उसको वहां से आगे लेके चलना है। और ये बात ठीक है कि FATF का भी एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम तो ये पहले ही बात कर रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और ये टेरर फाइनेंसिंग को हमें रोकना होगा। और ये
बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे हमें नज़र रखनी चाहिए और बहुत सी मतलब मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकती कि बहुत से चीज़ों को हमने शामिल भी करना है और बहुत सी चीज़ों पे बहुत से मुल्कों के जैसे गैर मुल्की लोग भी मुलव्विस हैं इसमें, उनको भी देखना है और बहुत केयरफुली आगे बढ़ना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है और इसके ऊपर तमाम पार्टीज ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उमर चीमा साहब, आप अभी गुफ्तगू सुन रहे हैं और ख़ास तौर पे जो एक एलिमेंट जो मुझे अभी पूरी गुफ्तगू में मिसिंग नज़र आया, क्योंकि ठीक है एक प्लान होना चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सब होना चाहिए, कौमी धारे में भी हमें उनको जाहिर सी बात है लेकर आना है। बहुत से लोग जो किसी भी वजह से अगर शामिल हो गए और हथियार छोड़ने पर राजी हैं, जिस हमने पहले भी किया है ये मामला तो इख्तियार किया जा सकता है, लेकिन शिद्दत पसंदी की जो वजह है उसको फाइंड आउट करना, उसको टारगेट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या किया जा रहा है इस वक्त? एज है इस वक्त आपकी हुकूमत को बहुत, फौज और हुकूमत का एक पेज पर होना एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, नो डाउट। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं समझता हूँ कि यही बहुत बड़ी एक कामयाबी और यही अब जितने इक़दाम हुकूमत उठा रही है उसमें भी कामयाबी की यही वजह है कि आज के हुक्मरान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, अफवाज पाकिस्तान, दीगर कौमी इदारे तमाम एक पेज पे हैं क्योंकि तमाम का इंटरेस्ट है वो यही है कि नेशनल इंटरेस्ट को ऑपोजिशन का देखें, नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। देखें ऑपोजिशन तो अभी जाहिर है ये जो इंडिया के साथ जो टेंशन क्रिएट हुई है बिल्कुल इसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि जो इस वक्त हम आहंगी और यकजहती नज़र आ रही है ऑपोजिशन और हुकूमत और तमाम इदारों के अंदर। लेकिन आपने प्रोग्राम के शुरू में भी खुद भी जिक्र किया कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। पहले भी जब भी नेशनल इंटरेस्ट की बात आई, नेशनल सिक्योरिटी की बात आई, जब हम लोग भी ऑपोजिशन में थे तो हमने अपने इख्तलाफात एक तरफ करके हमने फुली सपोर्ट किया और इसी वजह से 2014 के अंदर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर एक कंसेंसस डेवलप हुआ। लेकिन जो एक जो अहम चीज़ जो मिसिंग लिंक जो माजी में नज़र आता रहा उसकी वजह ये थी कि पॉलिटिकल विल नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली ये रिपोर्ट्स आती रहीं कि ऐसी भी जमातें थीं जो जिहादी तंजीमों से, उसामा बिन लादेन से पैसे लेके मुखालफों की हुकूमतों को गिराने के लिए पैसे भी लेते रहे, तो ऑब्वियसली वो उनके कुछ अपने कॉम्प्रोमाइज़ और इंटरेस्ट है। लेकिन आज कम अज़ कम हुकूमत जो इस वक्त हुकूमत वक्त है और जो हमारी जमात है उसका बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है और हमने शुरू में भी कहा कि हमारा जो मेन प्रायोरिटी यही है कि हम नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें और उसके अंदर जिस तरह अगर ये इक़दाम 2014 के बाद अगर लिए जाते हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली हो जाती तो हम यकीनन हम FATF के अंदर ग्रे लिस्ट में न शामिल होते हैं। अगर आज जिस तरह से हुकूमत इक़दाम ले रही है और जो पहले भी आप लोग भी जिक्र कर रहे थे कि ना सिर्फ इनको रूट आउट करना ही नहीं, सिर्फ ना इनकी रिहेबिलिटेशन है, रिफॉर्म्स हैं। KP के गवर्नमेंट ने जैसा लास्ट नवंबर में भी किया कि मदारिस की रिफॉर्म्स के हवाले से बात की जा रही है, इनको दोबारा सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करने की बात की जा रही है, इनकी रिहेबिलिटेशन की बात की जा रही है और एक टेररिज्म के खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव जो है उसको आगे लेके आने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको मुकम्मल इसको जो है परमानेंटली जो है इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके। ब्रिगेडियर साहब आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे और वो जो आपने एक्सट्रीमिज़म की बात की है ना कि सबसे पहले इसे एड्रेस करने की ज़रूरत है और हर फील्ड में जहाँ जहाँ एक्सट्रीमिज़म है उसे एड्रेस किया जाए और एक ऐसा कदम जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज लिया फयाज़ उल हसन चौहान के हवाले से, वो भी एक इशारा था कि ज़ीरो टॉलरेंस है एक्सट्रीमिज़म के हवाले से, एक अच्छा ऐसा कदम है। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह के कुछ अक़वाल पढ़कर सुनाने को दिल कर रहा है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने अप्रैल 1941 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मदारिस के इजलास से जब खिताब किया तो आपने कहा कि अक़लियतों में एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किए बगैर कोई भी हुकूमत कामयाब नहीं होगी। 24 अप्रैल 1943 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दिल्ली में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि अक़लियतों की बदरजा तम हिफाजत होनी चाहिए। हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ न सिर्फ आदिलाना बल्कि फ़याज़ाना सलूक
करके वाज़ेह तरीन सबूत दिया। फिर आपने 15 नवंबर को ये कहा, 1942 की बात है, कि हमारी मजहबी तालीम हमें ये हुक्म देती है कि मुसलमान हुकूमत में हर गैर मुस्लिम अक़लियत के साथ अदल इंसाफ का बर्ताव किया जाए। और जब पाकिस्तान बना था तो आपने कहा था आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं अपने मंदिर में जाने के लिए, आप आज़ाद हैं अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, और रियासत पाकिस्तान में अपनी किसी भी इबादतगाह में जाने के लिए आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, ज़ात या नस्ल से हो, रियासत का इससे कोई लेना देना नहीं। क्या सुनहरे अल्फाज थे। शाइस्ता साहिबा, आप क्या कहेंगी, ये डिसीजन इमरान खान साहब का हुकूमत वक्त का गुड डिसीजन है फयाजुल हसन चौहान के हवाले से? देखें, बिल्कुल हमारे जी पाकिस्तान के झंडे में जो सफ़ेद स्ट्रिप है दैट रिप्रेजेंट्स द जो और जमाते हैं उनको, तो ये एक अच्छा फैसला है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि देखें, ये कोई बहुत अनहोनी बात नहीं हुई, उनको ये फैसला करना चाहिए था, क्योंकि वो बहुत अरसे से इस किस्म का तमस्खर और मजाक उड़ा रहे थे लोगों का, और ये कोई नई बात नहीं थी। मियां नवाज शरीफ ने भी अपने दौर में गलत काम करने पर अपने मिनिस्टर्स, अपने वज़रा से इस्तीफे लिए हैं। तो ये एक अच्छा इक़दाम है जो पहले भी हुआ है और अब भी कोई अनहोनी बात नहीं है, अब भी हुआ है, तो इट्स अ गुड फैसला, क्योंकि ये किसी एक सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि एक मजहब का मजाक उड़ाया गया, और किसी को भी ये हक नहीं है कि वो किसी भी मजहब का, चाहे वो इस मुल्क में रहते हैं या इस मुल्क से बाहर रहते हैं, वो कहीं भी रहते हैं, उनका किसी मजहब का मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप किसी के मजहब की रिस्पेक्ट करेंगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सो ये किया गया है तो अच्छा है, इसको मतलब इट शुड हैव बीन डन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई है। ठीक है राव खालिद साहब, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान साहब जो हैं, और उनको अगर हम सामने रखें और जिस तरह के उनके वज़रा के बयानात हम सुनते रहते हैं, उसे एक साइड पर रख कर जैसे ही अक़लियतों के हवाले से कोई बात की गई, एक ऐसी बात जिसे कहीं भी किसी भी फोरम पे पसंद नहीं किया गया, उन्होंने फयाजुल हसन चौहान को जो वजारत से हटाने का फैसला किया। आपका क्या ख्याल है, एक बड़ा फैसला है, एक बड़ा जस्टिस है, ये आम सी बात है जिस तरह शाइस्ता साहिबा कह रही है कि करना चाहिए था, कर दिया, ठीक है? देखिए, जिस किस्म की इमरान खान की शख्सियत है ये बिल्कुल ऑब्वियस था, क्योंकि वो एक हद होती है किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की, किसी चीज़ को टॉलरेट करने की, लेकिन ये तो बिल्कुल ही हद से गुजर गए। और यही वो बात है जो आप एक्सट्रीमिज्म की बात कर रही थी, जब नफरत की बुनियाद पे आप सब कुछ कर रहे होते हैं तो फिर आप इसी तरह से बातें करते हैं, आप फिर सेन वॉइस ख़त्म होती चली जाती है। इसी चीज़ ने हमारी सोसाइटी को ख़राब किया है। नफरत की बुनियाद पर आप ये, मैं अगर मुसलमान हूँ तो इसलिए नहीं हूँ कि मुझे हिंदू से नफरत है, मैं मुसलमान इसलिए हूँ कि मुझे इस्लाम से प्यार है, मैं एक रिलीजन का फॉलोअर हूँ, मैं समझता हूँ एक अजीम चीज़ है तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। किसी दूसरे की नफरत की बुनियाद पे, मुझे पाकिस्तान से अगर मोहब्बत है तो भारत से नफरत की वजह से नहीं होनी चाहिए, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत पाकिस्तान की वजह से होनी चाहिए। तो ये बुनियादी तौर पर हम वो नफरत की वजह से जो एक क्रिएट करते हैं ना, एक लॉयल्टी कह लें, तो उसका फिर यही नतीजा निकलता है कि आप इस किस्म के ओट पटांग बयान देते हैं, जज्बात में बह जाते हैं। फिर ज़ुबान जो है एक ऐसे लेवल पे बंदे को, कोई भी बंदा हो, कोई भी शख्स हो, एक जिम्मेदार ओहदे पे जब आ जाता है तो उसको ज़ुबान पे बहुत कंट्रोल होना चाहिए। बड़े तरीके, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तर्जुमान है, वो आम आदमी नहीं है, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, पाकिस्तान के। लेकिन एक जेस्चर दिया है इमरान खान साहब ने अलबत्ता कि मुतदिल रियासत है पाकिस्तान, अनदर गुड जेस्चर। एग्जैक्टली एनलाइटेंड, मैं यही कह रहा हूँ, इमरान खान जैसे एनलाइटेंड आदमी दुनिया देखी हुई है उन्होंने, उनको पता है कि मिनॉरिटीज का क्या रोल होता है सोसाइटी के अंदर, और उनकी प्रोटेक्शन से आपको ओवरऑल सोसाइटी में कितनी स्ट्रेंथ आती है। मुख्तसर शमशान बुखारी साहब के हवाले से भी जरा कमेंट कर दीजिएगा, किस तरह की शख्सियत आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वही होंगे पंजाब के। मेरा ख्याल है बेस्ट चॉइस होगी, क्योंकि एक तो वो मिजाजन जिस किस्म के आदमी हैं, फिर वो जो बट्टी के करीब रहने वाले जो लोग होते हैं, अच्छा, वो उनकी बिल्कुल डिफरेंट तबीयत होती है। वो दूसरा, वो उनका तजर्बा है, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन रहे हैं पीपल्स पार्टी के उस दौर में जब पीपल्स पार्टी बहुत बुरा वक्त था, और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से अपना केस प्लीड करते थे पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि वो हर लिहाज से बेहतर चॉइस होंगे अगर उनको उनका इंतखाब किया जाता है। ठीक हो गया। उमर चीमा साहब, वज़ीर आला पंजाब के जो तर्जुमान हैं उन्होंने रंजीदगी का भी इजहार किया, इजहार ला ताल्लुक़ की भी किया चौहान साहब के इस बयान से, सराहा भी जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी सराहा जा रहा है, बहुत ही अच्छा जेस्चर है। लेकिन फिर अब सवालात कुछ और भी आने शुरू हो गए।
कि ठीक है, ये तो अक़लियत के हवाले से उन्होंने बात की और बहुत ज़रूरी था फ़ौरन कंडेम करना, फ़ौरन एक्शन लेना, लेकिन अभी और ऐसे लोग मौजूद हैं आपकी पार्टी के अंदर जिनकी शोला बयानी जो है उससे बड़े लोग मुतासर होते हैं। तो क्या ऐसा भी कोई प्लान है पार्टी के अंदर कि कुछ इस तरह के लोगों को रोका जाए और ना रुकने वालों पर पाबंदी या कुछ इसी तरह के कवायद व ज़वाबित उन पर भी लगाए जाए? देखिए बहन, फ़याज़ुल हसन चौहान के मुस्ताफ़ी होने से, जैसा आपने भी कहा, कि एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और हुकूमत की तरफ से दिया गया कि हम किसी तौर पे भी इंतहा पसंदी, शिदत पसंदी और ख़ुसूसन बतौर एक जमात हमारा मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि हम अक़लियतों के हकूक़ का एहतराम करते हैं और किसी तौर पे भी दूसरे मज़ाहिब के पैरोकारों के जज्बात को जो है मजबूर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक असूली फ़ैसला था हुकूमत का, जो है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है उनको चेंज किया गया और इसके साथ साथ जो है उन्होंने अपना मौक़िफ़ की बड़ी वाज़ेह तौर पर जो है वज़ाहत की है। बाकी जो आपने बात की कि देखिए शोला बयानी या धीमे अंदाज में बात करना हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना एक अंदाज है। बहरहाल अगर कोई भी जो है मजबूर करने का हक नहीं है ना हर किसी को। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के हवाले से कितने अरसे से कंप्लेंट्स थी, कभी आपकी फनकार बरादरी, कभी सहाफ़ी बरादरी, कभी इंडिविजुअल्स, कभी ऑपोजिशन। आपकी बात सही है और ज़ाहिर फिर उसका उन्होंने नतीजा भी भुगत लिया। और कोई भी अगर वो लाइन क्रॉस करेगा या ऑब्वियसली कोई इस तरह के ज़्यादा ओवर प्ले करने की कोशिश करेगा तो ज़ाहिर है फिर उसको नताइज भी भुगतना पड़ता है। ठीक है शाइस्ता साहब, कौन लोग ऐसे आपकी नज़र में है इस वक्त जो आप समझती है कि PTI को उनकी तरफ भी अभी नज़र करनी चाहिए, ऐसे लोग जो शायद आप समझते हो जज्बात को मजरूह भी कर देते हैं कभी कभी? देखिए महरीन, आपने खुद निशानदेही कर दी मुझे कहने की, मुझे कोई नाम लेने की तो ज़रूरत नहीं है। आपके सामने है कि जिनकी वजह से जो मौजूदा असेंबली की कार्रवाई है वो नहीं चल पाती और जो जिस तरह की बातें करते हैं वो ना मीडिया से छुपे हुए हैं, वो मीडिया के भी टारगेट, मीडिया भी उनके टारगेट पे है, असेंबली के मेंबरान भी उनके टारगेट पे हैं। जो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो मीडिया पे बैठ के ऑपोजिशन को 2-2 टके के लोग कहते हैं, उन सब के लिए मुझे नाम की लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी है ना, उनमें से तो कुछ ऐसे अनासिर भी हैं जिन्हें हमारी अदालत ने भी नाअहल भी किया, कुछ अपनी जुबान की वजह से भी वो नाअहल हुए, तकरीरें वो करते रहे। जी आई अग्री विद यू कि हमें दोनों साइड्स पे सेंस शुड प्रिवेल और हमें आगे बढ़ने के लिए पहले हम बात करते हैं दुश्मन के साथ, पहले हम एक दूसरे को तो बर्दाश्त करना सीखें, पहले जो टॉलरेंस है वो हम अपने अंदर तो दिखाएं। हमें तो इतनी बर्दाश्त नहीं है कि हम ऑपोजिशन के साथ बैठ नहीं सकते, उनके साथ हाथ नहीं मिला सकते, उनके साथ चलने को नहीं तैयार हैं, लेकिन जब अपनी जरूरत होती है तो चलकर ऑपोजिशन के पास भी जाते हैं और जरूरत होती है तो उनको अपने साथ शामिल करने की भी दावत देते हैं, लेकिन वैसे ऑपोजिशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये दोनों तरफ सेंस शुड प्रिवेल और अगर मुल्क ने इतने बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करना है, अगर जी महरीन, अगर हमें इतने बड़े बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करना है तो हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा और मिलकर इन सब चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा, वरना ये मुमुमकिन नहीं है कि ये सोलो फ्लाइट पे रहें और ये सब कुछ अपने टारगेट्स अचीव कर लें। जी उमर चीमा साहब, मैं बिल्कुल तायद करता हूँ कि बिल्कुल जो भी मामलात हैं उनको बातचीत के जरिए हल करना चाहिए और अखलाकियात का जो दामन बिल्कुल हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक मैच्योरिटी जो है उसको ख़ास तौर पे इस लेवल पे आके, एक स्टेचर पे आके उनको जो है किसी तौर पे भी जो है कोई नामुनासिब किस्म की गुफ्तगू जो वो नहीं होनी चाहिए। और ऑपोजिशन के जितने भी कोई एतराज़ात अगर कोई हैं तो बजाय इसके क्योंकि गालम गलोच को इनिशिएट की जाए तो डेफिनेटली सेंस शुड प्रिवेल ऑन बोथ साइड्स। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। हमें तो आजकल हुकूमत और ऑपोजिशन बहुत सारे मामलात के ऊपर एक पेज पर नजर आ रही है। राव खालिद साहब, बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत ही एक्सट्रीम केस हो गया था ना। आपने तो
अपने मुल्क के ही बाशिंदों को आपने जिस तरह के आपने अल्फाज इस्तेमाल किए, सबके ही जज्बात मजरू हुए, सिर्फ उसी बरादरी के नहीं बल्कि हम सबके जज्बात मजरू हुए, क्योंकि हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता, हम ये मैसेज नहीं दुनिया को देना चाहते। लेकिन एट दिस पॉइंट आपको लग रहा है कि अब ये कदम लेने के बाद, चले वही बात कि ये तो बहुत एक्सट्रीम बात हो गई, अब बहुत से मामलात में थोड़ा ख्याल किया जाएगा, थोड़े लफ्ज़ों का इस्तेमाल, चुनाव, ये चीज़ें कुछ बेहतर होती दिखाई देंगी? जी होनी चाहिए। जिस लेवल पे ये लोग हैं उनको ये इन चीज़ों का सेंसिटिविटीज़ का भी पता होना चाहिए। फिर अपने मुल्क के बाशिंदों को, पाकिस्तानियों को आप रिडिक्यूल किस तरह कर सकते हैं, और मजहब की बुनियाद पे या किसी भी क्लास की बुनियाद के ऊपर। सरफराज का केस नहीं देखा आपने, साउथ अफ्रीका में एक लफ्ज़ उसके मुंह से निकला और हमारे यहाँ वो कितना मायूब लफ्ज़ भी नहीं समझा जाता, जैसे उसने बोला। नहीं जी, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को बहुत छूट है, बहुत कुछ कह सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए ठीक है, राव खालिद साहब आपका बहुत, शाइस्ता साहब आपका, उमर चीमा साहब आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त चुके खत्म हो गया, बहुत ही माजरत। राव खालिद साहब आप अभी गुफ्तगू कर रहे थे लेकिन मुझे इजाज़त लेनी होगी। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे कल फिर मुलाकात होगी। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।